सोचो, एक सुबह तुम उठते हो और न्यूज चल रही होती है कि बॉर्डर पर टेंशन हद से ज्यादा बढ़ चुकी, दोनों मुल्क मिसाइल्स के बटन तक पहुंच चुके हैं। हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल होगा, अगर जंग हुई तो असल में क्या होगा। पाकिस्तान के पास कुछ ऐसे मिसाइल्स हैं जो सिर्फ धमकी नहीं बल्कि असली तबाही का निजाम है। शाहीन 3 मिसाइल की रेंज तकरीबन 2750 किलोमीटर है। शाहीन 3 सिर्फ लंबी रेंज नहीं रखती, ये मिसाइल आवाज की रफ्तार से 18 गुना तेज है। मतलब जब तक रडार इसे डिटेक्ट करेगा ये अपना काम कर चुका होगा। लेकिन सिर्फ ब्लास्ट ही नहीं होता, जो लोग इस जोन में नहीं होते उन पर भी रेडिएशंस का असर होता है। ब्लास्ट जोन से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर तक भी लोगों की स्किन जल जाती है, बिल्डिंग्स की छतें उड़ जाती हैं और जमीन ऐसे हिलती है जैसे जमीन ने गुस्से में अपनी शक्ल बदल ली हो। हॉस्पिटल कोलैप्स, कम्युनिकेशन कट ऑफ और हर तरफ सिर्फ एक ही चीज, खामोशी और तबाही। पाकिस्तान का एक और मिसाइल है बाबर क्रूज मिसाइल। स्टेल्थ मिसाइल है, मतलब रडार इसे इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकता। ये लो एल्टीट्यूड पे चलता है और स्पेसिफिक टारगेट्स पे जाकर अटैक करता है। अगर ये मिसाइल अमृतसर के किसी भी मिलिट्री बेस को टारगेट करे तो बिना किसी वार्निंग के वहाँ का कंट्रोल सिस्टम बंद हो सकता है। बात करते हैं इंडिया की। इंडिया के पास अग्नि 5 मिसाइल है। इसकी रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर तक है। अगर ये मिसाइल कोलकाता से या मुंबई से लाहौर को टारगेट करे, लाहौर का पुराना शहर गुलबर्ग और डिफेंस का एक हिस्सा सिर्फ चंद सेकंड्स में उड़ जाएगा। तबाही का स्केल इतना बड़ा हो सकता है, शॉक वेव्स 70 किलोमीटर तक पहुंच सकती हैं। मतलब अगर ब्लास्ट लाहौर में हो तो उसका असर शेखुपुरा और मुल्तान तक भी महसूस किया जा सकता है। और अगर इंडिया टैक्टिकल मिसाइल यूज करता है जैसे पृथ्वी 2 जो बैटलफील्ड पे यूज होती है, तो ये कराची के पोर्ट सिस्टम को टारगेट कर सकता है। ये मिसाइल स्पेशली शॉर्ट रेंज के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इसका ब्लास्ट पावरफुल होता है। कराची का क्लिफ्टन, सदर और पोर्ट कासिम 90% तक डिस्ट्रॉय हो सकता है। फिर आता है ब्राह्मोस, इंडिया और रशिया का मिल के बनाया गया मिसाइल। ब्राह्मोस मिसाइल का नाम ही कुछ खास है। ये दोनों मुल्कों की नदियों पर रखा गया है। ये सुपरसोनिक, मतलब इसकी स्पीड इतनी तेज है कि जब तक इसे रडार डिटेक्ट करता है तब तक ये अपने पोजीशन पर पहुंच चुका होता है। अगर ये मिसाइल हैदराबाद पे चले तो एक नॉर्मल स्कूल बिल्डिंग 2 मिनट के अंदर उड़ जाएगी और इसके आसपास के इलाके भी। पाकिस्तान का JF-17 थंडर एक मल्टी रोलर फाइटर जेट है जो एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिशंस में इक्वली डेडली है। ये जेट मैक 1.6 तक स्पीड अचीव करता है और लो एल्टीट्यूड मैन्यूवर में मास्टर है, जो दुश्मन के रडार सिस्टम को इजीली डॉज कर सकता है। इसकी एडवांस वेपनरी जैसे लेजर गाइड बॉम्ब्स, एयर टू एयर मिसाइल्स और प्रिसीजन टारगेट सिस्टम इसको हर टारगेट को एक्यूरेट तरीके से डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल बनाता है। अगर ये जेट सियालकोट के आसपास एयर स्पेस में हो तो दुश्मन के एयरक्राफ्ट को क्विकली टारगेट करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। JF-17 थंडर की स्पीड की वजह से ये दुश्मन को किसी भी वार्निंग के बिना अटैक कर सकता है, मेकिंग इट अ साइलेंट एंड डेडली फोर्स इन द स्काई। दोनों मुल्कों के पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। पाकिस्तान के पास 170 और इंडिया के पास 172, पाकिस्तान से 2 ज्यादा। लेकिन फर्क है उनके इस्तेमाल के तरीकों में। पाकिस्तान ने फर्स्ट यूज का ऑप्शन रखा है, मतलब अगर जरूरत समझी तो पहला निशाना बना सकता है। इंडिया का डॉक्ट्रिन नो फर्स्ट यूज है, लेकिन ये सिर्फ एक पॉलिसी है। ग्राउंड पर प्रेशर हो तो पॉलिसीज चेंज हो सकती हैं। अगर एक 100 किलो टन का न्यूक्लियर बॉम्ब किसी शहर पर गिरे तो सिर्फ 3 सेकंड में ब्लास्ट जोन में 5 लाख से ज्यादा लोग या तो मर जाएंगे या फिर जख्मी हो जाएंगे। रेडिएशन अगले 24 घंटे में 30 किलोमीटर मजीद फैल जाएगी। जंग सिर्फ एक ब्लास्ट तक नहीं रहती, जब मिसाइल गिरता है तो उसके बाद शुरू होती है असल जंग। भूख, पानी, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज। वो शहर जो सदियों में आबाद होते हैं कुछ सेकंड में सिर्फ धूल और पत्थर बन जाते हैं। क्या ये असली ताकत है? क्या मिसाइल का होना हमें महफूज बनाता है या खौफ में जिंदा रखता है? अगर हम दोनों मुल्कों का कंपैरिजन करें तो कोई भी एक दूसरे से हरगिज कम नहीं है। पाकिस्तान के पास शाहीन 3 है, रेंज 2750 किलोमीटर। इंडिया के पास अग्नि 5, रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा। मतलब क्या? अगर पाकिस्तान ने शाहीन 3 दिल्ली पर चला दिया तो ये सिर्फ 3 से 5 मिनट तक वहां तक पहुंच जाएगा। ब्लास्ट जोन में इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का एरिया सिर्फ एक प्लेन बन चुका है। दूसरी तरफ इंडिया अग्नि 5 अगर इस्लामाबाद पे अटैक करे तो ब्लास्ट जोन प्राइम मिनिस्टर हाउस, पार्लियामेंट और GHQ के अंदर तक फैल जाए। ये इस्लामाबाद के F6, F7 और ब्लू एरिया तक तबाही फैला। अब बात करते हैं टैक्टिकल वेपन्स की। पाकिस्तान का नसर मिसाइल, रेंज 70 किलोमीटर। इंडिया का प्रहार मिसाइल, रेंज 150 किलोमीटर। नसर का मकसद है बैटलफील्ड कंट्रोल करना। अगर इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के किसी भी बॉर्डर एरिया को क्रॉस किया तो नसर सिर्फ उनके कॉन्वे पर गिरा दिया जाएगा, जिसके नतीजे में टैंक्स जल जाते हैं, सोल्जर्स का कम्युनिकेशन सिस्टम कट हो जाता है और जमीन में एक रेडियो एक्टिव लेयर रह जाती है जहाँ कुछ भी दोबारा उग नहीं सकता।
इंडिया का प्रहार भी एक टैक्टिकल वेपन है। अगर ये सियालकोट या फैसलाबाद जैसे शहरों के पास यूज हो तो इंडस्ट्रियल जोन बर्बाद हो जाता है। फैक्ट्री वर्कर्स, गैस पाइपलाइंस और ग्रेन स्टोरेज सब खत्म। इसका असर सिर्फ जंग पे नहीं, इकोनॉमी पे भी होता है। अब बात करते हैं क्रूज मिसाइल्स की। ये साइलेंट किलर्स हैं, बाबर और निर्भय। ये मिसाइल्स लो एल्टीट्यूड और रडार से बचकर चलते हैं। अगर बाबर मिसाइल मुंबई के बांद्रा एरिया पे चलाएं तो ब्लास्ट के बावजूद किसी को पहले से कुछ महसूस नहीं होगा। सिर्फ एक सेकंड में शोर और फिर सिर्फ खामोशी। रेलवे स्टेशन, ब्रिजेस और हॉस्पिटल जैसे टारगेट डिस्ट्रॉय करने के लिए आइडियल है। निर्भय अगर लाहौर के दाता दरबार, मेयो हॉस्पिटल और अंदरून की तरफ आए तो सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं, एक शहर की रूह तक काम सकती है। जहाँ लोग दुआ करते थे, दवा मिलती थी, वहाँ सिर्फ धुआं और जलाते हुए लोग मिलेंगे। मिसाइल स्ट्राइक्स के बाद सबसे खतरनाक चीज होती है रेडिएशन फॉल आउट। जस्ट इमेजिन, एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा, एक ऐसी चीज जिसमें दुनिया की सबसे डेंजरस एनर्जी बन। जब ये ब्लास्ट होता है तो सिर्फ हीट या शॉक वेव्स नहीं निकलती, बल्कि निकलती है एक इनविजिबल किलर रेडिएशन। लेकिन सवाल ये है, ये रेडिएशन होती क्या है और किस वजह से हवा, पानी और जमीन तक को जहरीला बना देती? सब कुछ शुरू होता है न्यूक्लियर फ्यूल से। न्यूक्लियर बॉम्ब्स के अंदर होता है एक एलिमेंट यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239। ये वो मेटल्स हैं जो जब फटते हैं तो न्यूक्लियर फिशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। फिशन का मतलब है जब एक एटम के टुकड़े होते हैं तो वो अपने साथ मैसिव एनर्जी रिलीज करता है और उसके साथ कुछ और चीजें भी, गामा रेज, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और सबसे खतरनाक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स ही हैं जो रेडिएशन फॉल आउट की वजह बनते हैं। ये पार्टिकल्स हवा में मिल जाते हैं और हवा के जरिए शहरों, गाँव, पानी और मिट्टी में घुस जाते हैं। जब आप सांस लेते हो, पानी पीते हो या रेडिएशन वाली मिट्टी में खेती करते हो तो ये रेडिएशन आपकी बॉडी के अंदर चली जाती है। आपके अंदर जाकर आपके डीएनए को तोड़ना शुरू कर देती है। सेल म्यूटेशन होती है, यानी सेल्स गलत तरीके से बढ़ने लगते हैं, जिसका रिजल्ट कैंसर, स्किन डैमेज, ऑर्गन फेलियर और फ्यूचर में पैदा होने वाले बच्चों के डिफेक्ट्स में होता है। इसका सबसे डेंजरस एस्पेक्ट ये है कि रेडिएशन दिखती नहीं है, महसूस नहीं होती और फौरन नुकसान भी नहीं दिखता, लेकिन जब दिखता है तब तक बहुत देर हो चुकी है। और इसकी एक मिसाल तो हमें हकीकी जिंदगी में भी मिलती है। ब्लैक रेन, हिरोशिमा के ब्लास्ट के बाद लोगों ने कुछ ही घंटों के बाद एक अजीब चीज देखी, काली बारिश, जिसे ब्लैक रेन कहा गया। ये बारिश रेडिएशन से भरी हुई थी। लोगों ने सोचा ये नॉर्मल बारिश है। लोगों ने अपना जिस्म धो लिया, कुछ ने पानी पी लिया, लेकिन कुछ ही दिनों में स्किन पे जले हुए निशान निकलने लगे, उल्टी, खून और इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई। आज के दौर में फॉलआउट्स और भी पावरफुल। आज के न्यूक्लियर वेपन हिरोशिमा से 100 गुना ज्यादा पावरफुल। इसका मतलब सिर्फ एक बॉम्ब का फॉलआउट 200 किलोमीटर रेडियस तक फैल सकता है। आप ब्लास्ट एरिया से दूर होकर भी जिंदा नहीं बच सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया का अग्नि-V मिसाइल लाहौर पर गिरता है तो उसका फॉलआउट हवा के रुख पर डिपेंड करता है। अगर हवा साउथ वेस्ट की तरफ हो तो मुल्तान, भावलपुर, हत्ता के रहीम यार खान तक फॉलआउट पहुंच सकता है। वहाँ के लोगों ने ब्लास्ट देखा भी नहीं होगा, लेकिन कैंसर, बीमारी और मौत उन तक खुद पहुंच जाएगी। ये सिर्फ साइंस नहीं, ये जिंदा इंसानों के चेहरों से जिंदगी छीन लेने वाला असर है। फिर स्टार्ट होता है एरियल बॉम्बिंग, नेवल ब्लॉकेड और साइबर वॉरफेयर, जिसमें लाइट चली जाती है, बैंक का सिस्टम क्रैश हो जाता है और लोगों के अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती है। दोनों मुल्कों के पास 200+ फाइटर जेट्स हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं और एडवांस ड्रोन्स भी हैं। अगर ये सब एक साथ इस्तेमाल हो गए तो साउथ एशिया सिर्फ एक न्यूक्लियर ग्रेवयार्ड बन जाएगा, जहां बारिश में यूरेनियम होगा, हवा में सीजियम और जमीन पे यूरेनियम 238 का फॉलआउट। जंग का कोई विनर नहीं होता। अगर 10 इंडियन शहर उड़ते हैं तो पाकिस्तान के भी 10 शहर जमीन बोस हो जाएंगे। लाखों लोग मर जाते हैं, लेकिन जो जिंदा रहते हैं वो असल में मर चुके होते हैं। ना उनके पास घर, ना काम, ना फैमिली, सिर्फ यादें और रेडिएशन रह जाते। If you like the video, make sure to hit the like button, share it with your friends and don't forget to subscribe and press the bell icon ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।